सामान बनाएंगे तो भी कमी निकालनी है, इंसान बनाएंगे अच्छे तो भी कमी निकालनी है। मतलब क्या है? मतलब कि इस देश में एक वर्ग ऐसा है जिसको केवल विरोध के नाम पर विरोध करना है। अब देखिए पोलियो के बारे में क्या हुआ था वैक्सीन में, कि वैक्सीन बना रहे थे 65 साल पहले 70,000 बच्चे अपाहिज हो गए थे। ये वैक्सीनेशन का तरीका, 70,000 व्यक्ति पोलियो से ग्रसित होकर अपंग हुए थे। अभी सिप्ला ने रेमडेसिविर नाम की एक जेनेरिक दवा जारी की है। 100 मिलीग्राम की डोज कितने की है? 5 से 6,000 रुपए की इसकी डोज है। आप बताइए कितने लोग हैं जो इसको ले सकते हैं? और ये आप देखिए, इसके नीचे देखिए, ये खबर है, ये खबर आप इंटरनेट के ऊपर देख सकते हैं, प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर की खबर है। आगे कहते हैं 2 करोड़ से ज्यादा कोरोना मरीजों को रेमडेसिविर उपलब्ध करवा दी जाएगी। अब 2 करोड़ लोगों को 5,000 रुपए की दवाई बेची तो आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना बनता है। ये तो केवल 2 करोड़ का है और हिंदुस्तान में आबादी 130 करोड़ की है। 130 करोड़ को 5,000 से गुणा कर लीजिए, कैलकुलेटर फेल हो जाता है। जितनी जीरो लगेंगी ना वो कैलकुलेटर के अंदर आती नहीं है। तो ये होता। अब आगे क्या कहते हैं कि इस दवा का ट्रायल अमेरिका में, यूरोप में, एशिया में 60 सेंटर के 1,000 मरीजों के ऊपर किया गया था। ट्रायल में दवा ने बेहतर रिकवरी में मदद की। रेमडेसिविर दिए जाने वाले मरीजों में मृत्यु दर 7% रहा, मतलब 100% ये भी नहीं की। इसमें किसी ने सवाल नहीं किया कि वेंटिलेटर के ऊपर कोई है जिसको कैंसर पहले से है, जिसको बीमारी है, उसको ये ठीक करेगी कि नहीं करेगी। 5,000 रुपए में लेने के लिए तैयार है। किसी मीडिया हाउस ने विरोध नहीं किया। इसके लैब की रिपोर्ट की क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल यूरोप में, अमेरिका में हुआ तो परमिशन किससे ली थी? किसने परमिशन दी थी? उसकी रिपोर्ट क्या है? रोगी कौन कौन थे? रोगियों ने पहले संपर्क किया या लैब ने पहले संपर्क किया? ऐसे जो फिजूले सवाल जो यहां का मीडिया करता है वो सवाल किसी ने नहीं उठाए होंगे। अब देखिए आगे क्या कहते हैं। आगे कहते हैं कि आने वाले समय में 2021 में 2 से 3 अरब डॉलर का कारोबार करेगी रेमडेसिविर। मतलब इसमें कंपनी का टारगेट लोगों को ठीक करना नहीं है, इसमें कंपनी का टारगेट है कि कारोबार कितना होगा। पूज्य स्वामी जी महाराज ने क्या कहा? फार्मूला सीक्रेट नहीं रखा। इस रेमडेसिविर में क्या है हमें नहीं पता, वो चीज हमारे रसोई घर के मसाले में है, हमारे घर के खेत में है, हमें नहीं पता। पूज्य स्वामी जी और आचार्य जी ने तो खोल कर लिख दिया कि आप अश्वगंधा ले लीजिए, आप गिलोय ले लीजिए, आप तुलसी ले लीजिए, आप ऐसे ऐसे ज्यादा दिक्कत है तो शिलाजीत ले लीजिए, इतनी मात्रा में ले लीजिए, घर के अंदर बनी हुई ले लीजिए, तो आपको खरीदने की जरूरत ही नहीं है। दिक्कत यह है कि यह कारोबार के ऊपर झटका लग रहा है। अभी आप टीवी खोलेंगे ना तो हमारे जो सुपरस्टार हैं अमिताभ बच्चन आएंगे। किस कंपनी की ओर से आएंगे? मैनकाइंड की ओर से आएंगे। क्या कहेंगे कि कोरोना वॉरियर्स का हम अभिनंदन करते हैं। अब उस एड के अंदर मैनकाइंड का केवल एक बार लोगो दिखाई देता है, उसके अंदर कोई दवा के बारे में कुछ नहीं कहा गया। इसका मतलब क्या है? वो एक तरीके से डम्मी एडवर्टाइजमेंट है। डम्मी एडवर्टाइजमेंट मतलब मीडिया हाउस को पैसा देना है, चाहे कुछ भी चला दें, ये फीड तो उनके पास जाने वाली है। तो ऐसी एडवर्टाइजमेंट करने का काम ये फार्मा लॉबी करती है। तो ये जो प्रेस न्यूज जारी करेंगे, इनके रिपोर्टर जारी करेंगे, उसको हाईलाइट करके दिखाया जाएगा। पतंजलि की सारी दवाइयों में आज भी कमी निकाल रहे हैं। मीडिया को देखेंगे तो आपको कमियां मिलेंगी। सोशल मीडिया में भी आप यदि आम आदमी को देखेंगे तो उसके विचार कुछ और मिलेंगे, और सोशल मीडिया में यदि आप जो प्लान ट्रेंड होते हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से किए जाते हैं, जो बोट्स से किए जाते हैं, उसको आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि सारा सोशल मीडिया भी पतंजलि के खिलाफ चल रहा है। निर्णय आपको करना है कि पतंजलि का उद्देश्य रोगी को बचाना है या दवा बेचना है। पतंजलि जो रास्ता बता रही है वो ट्रेड सीक्रेट रखती है, छुपा कर रखती है कि सबके सामने खोल कर रखती है। पूज्य स्वामी जी महाराज तो सुबह 5 बजे आते हैं तो पहली बात यही कहते हैं कि सारी दवाएं, सारे केमिकल, सारे साल्ट, सारे हार्मोन्स हमारे भीतर हैं, बाहर से कुछ लेने की जरूरत नहीं है। बाहर से लेना भी पड़े तो वो सारे केमिकल, साल्ट, हार्मोन हमारी रसोई घर के मसाले में है। जो रसोई घर में नहीं है वो रसोई घर से बाहर निकलेंगे तो खेत में पहुंचते पहुंचते रास्ते में जो बेल आएंगे, जो पौधे आएंगे, जो बीज आएंगे, जो वृक्ष आएंगे, उनके अंदर वो सारी चीजें मिल जाती हैं। और ये बताने का काम केवल आयुर्वेद करता है। और ये जो ट्रेड सीक्रेट होते हैं ना, कि एक लुटेरा दूसरे लुटेरे की पोल नहीं खोलता। अब पूज्य स्वामी जी और पतंजलि ये सारे ट्रेड सीक्रेट खुले में बता देते हैं कि ये दवाई ऐसी बनती है, आप घर में बना लीजिए। अब जब ये सब करेंगे, कोरोना का इलाज पतंजलि ने बना दिया, तो होगा क्या? होगा ये कि यदि कोरोना का इलाज हो सकता है तो ये जो डायबिटीज की दवाइयां खाने वाले, थायराइड की दवाई खाने वाले, माइग्रेन की दवाई खाने वाले, आर्थराइटिस की दवाई खाने वाले
लोग, ये सब आयुर्वेद की ओर मुड़कर आ जाएंगे। तो ये फार्मा कंपनियां कटोरा लेकर भीख मांगती हुई नजर आएंगी। ये षड्यंत्र है कि यदि ये हो गया, पतंजलि यदि कोरोना की दवाई कोरोना को क्योर करके दिखा देती है, तो आगे फार्मा कंपनियों में ताला लग जाएगा। और केवल फार्मा कंपनियों में ताला नहीं लगेगा, यदि पतंजलि ये कर लेती है, यदि एक भगवाधारी ये कर लेता है, एक भारत का व्यक्ति सन्यासी ये कर लेता है और भारत के ज्ञान विज्ञान के बारे में पता लगता है, तो वो जो लोग जो 2000 साल पहले आए, उन्होंने कहा कि हम सबसे अधिक विकसित रहे हैं। 1400 साल पहले जो लोग आए, उनकी धार्मिक मान्यताएं ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएंगी। उनके धर्म के लोग उस धर्म में आएंगे जिस धर्म में ये आयुर्वेद का ज्ञान दिया हुआ है, जिसके धर्म ग्रंथों में कोई कट्टरता नहीं है, जिसके धर्म ग्रंथों में वेद के एक अंग के रूप में आयुर्वेद का विज्ञान दिया है। उपवेद के रूप में यह कहा जाता है कि यह आयुर्वेद है। आयुर्वेद क्या है? हम कैसे स्वस्थ रहें, ये जीवन जीने का विज्ञान दिया गया है। अगली न्यूज देखिए, कोरोना की दवा मेडिकल स्टोर पे है, 3500 रुपए की एक स्ट्रिप है, एक व्यक्ति के ही काम आएगी। पतंजलि की दवा पहले तो खरीदने की आवश्यकता नहीं है, फार्मूला आप सबके सामने पूज्य स्वामी जी महाराज रोज टीवी के ऊपर बताते हैं। अब यदि किसी ने खरीद भी ली, मान लीजिए किसी ने कोरोना की 3-4 डिब्बियां खरीद ली, तो उस 3-4 डिब्बी में जो 2-2 गोली सुबह शाम लेनी है 10 दिन 15 दिन तक, तो वो लेने के बाद वो गोली पत्नी के भी काम आएगी, बच्चे के भी काम आएगी, नौकर के भी काम आएगी। मतलब 500 रुपए की दवाई पतंजलि वाली तो कई लोग खा सकते हैं, और यहां 3500 रुपए की दवाई केवल एक व्यक्ति खा सकता है। अब नीचे आप देख लीजिए, कंपनी का दावा है कि उसमें उसे भारत में सभी प्रकार की सरकारी अनुमति मिल गई है। हालांकि अभी तक यह पता नहीं चल पाया कि मरीजों के ऊपर इसका कैसा और कितना असर हो रहा है। मतलब दवाई लॉन्च हो चुकी, दवाई बिक रही है, लोग खरीद रहे हैं, 3500 रुपए देकर खरीद रहे हैं, लेकिन मरीजों के ऊपर कैसा ट्रायल हुआ, क्या क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल हुआ, इन्होंने क्या चिट्ठी लिखी, उसकी कोई पूछताछ नहीं करा। आगे देखिए आप, यही कभी कंपनी का चेयरमैन क्या बयान देता है। कंपनी का चेयरमैन कहता है कि बहुत तेजी से वायरस के मामले फैले हुए हैं। वो कहते हैं कि इलाज के दौरान या इससे पहले रेमडेसिविर दूसरी दवाओं का इस्तेमाल किया गया, लेकिन फेबीफ्लू ऐसी दवा है जिसे खाया जा सकता है। और वो कहते हैं कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्च में इस दवा के कुछ अच्छे नतीजे सामने आए थे। इन्होंने ये नहीं कहा कि 100% क्योर किया था, ये भी नहीं कहते कि वेंटिलेटर को ठीक कर सकते हैं। ये क्या कहते हैं कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च में दवा के कुछ अच्छे नतीजे आए थे। कुछ अच्छे तो ये कह रहे हैं, अब कितने कुछ अच्छे आए थे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कौन कौन लोग थे, उन्होंने क्या खाया था, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किसकी परमिशन ली थी, उसने किसको लेटर लिखा था, आयुष डिपार्टमेंट से पूछा था या नहीं पूछा था। अब इनके ऊपर कोई सवाल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये 3500 रुपए की दवाई बेचते हैं, तो उस 3500 रुपए की दवाई में 3000 रुपए खुद भी कमाते हैं और 500 रुपए सारे मीडिया वालों को, सारे आवाज उठाने वाले लोगों को भी बांट देते हैं। तो कोई सवाल नहीं उठेगा, कोई सवाल नहीं करेगा। बाबा जी की गलती क्या है कि इन्होंने 500 रुपए में दवाई दे दी। इसी दवाई को 5000 रुपए में देते तो लाइन लगा कर लेते, 5000 में 4000 खुद रखते, 1000 रुपए बांट भी देते, तो लोग सड़कों के ऊपर उतर कर कहते कि दवाई को इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है। दिक्कत यही है कि उसका नाम तुलसी के ऊपर रखा गया। दिक्कत यही है कि उसका जो लॉन्चिंग की गई वो गायत्री मंत्र के साथ की गई। लॉन्चिंग करते हुए एक भगवाधारी व्यक्ति खड़ा है, एक आचार्य सफेद कपड़ों में खड़ा है जो कहता है कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। तो दिक्कत यहां है कि ओम के उच्चारण से दिक्कत है, गायत्री मंत्र से दिक्कत है, इस 500 रुपए से दिक्कत है। यदि इसको 5000 रुपए में लॉन्च किया जाता, 1000 रुपए की बड़ी बड़ी एड हर मीडिया हाउस को दे दी, 1000 रुपए एक किट के ऊपर यदि कमा कर उसको मान लीजिए कि 50 करोड़ किट बिकने वाली है, 1000 गुणा 50 करें तो कितना बैठता है? 50,000 करोड़। 50,000 करोड़ यदि उसमें से कुछ हिस्सा बांट दिया जाता, एक बजट का हिस्सा दे दिया जाता, डम्मी एड छपवाई जाती, तो कोई आवाज नहीं उठाता, कोई कुछ कहने वाला नहीं था। लेकिन दिक्कत क्या है कि बाबा जी ना तो खुद खाते ना दूसरों को खाने देते। अपना जो कमीशन है, वो जो चिकित्सालय चलाते हैं, उनको भी यह समस्या रहता है कि बाबा जी कमीशन बहुत कम देते हैं, लाभांश बहुत कम देते हैं, प्रॉफिट बहुत कम देते हैं। जो कंपनी वाले हैं वो भी, उनको भी दिक्कत क्या कहती है कि पूज्य स्वामी जी और श्रद्धेय आचार्य जी रेट नहीं बढ़ाने देते। अब मैं तो पतंजलि से के अंदर की कुछ चीजें जानता हूं, तो वो हमारे जो मार्केटिंग वाले हैं, सेल्स वाले हैं, R&D वाले हैं, वो कहते हैं कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ती चली जाती है, लेकिन पतंजलि अपने दाम नहीं बढ़ाती। तो कहते हैं कुछ अच्छे रिजल्ट आए थे। अब नीचे क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि अब फेबीफ्लू दवा को मंजूरी मिल चुकी है,
अब देखना होगा कि ये दवा कोरोना संकट में किस तरह मदद कर पाती है। दवाई बिक रही है, लेकिन मंजूरी मिलने के बाद कहते हैं कि देखेंगे कैसा करेगी, इसके बारे में कोई सवाल नहीं करने वाला। अब ये देखिए, दवा कंपनियां दवाई तैयार कर रही हैं, खूब लिख भी रही हैं, लिखने के साथ साथ कर रही हैं। अब इसकी एक डोज कितने की है? 5,000 रुपए की एक डोज है। एक डोज की कीमत 5400 रुपए है। ये जो एक डोज है ना, ये कोविफोर, इस दवा की एक डोज की कीमत 5400 रुपए है। ये लिखी हुई है, आप न्यूज में कोविफोर के नाम से रिसर्च कर सकते हैं। ये कहते हैं 10,000 डोज तो हमने तुरंत तैयार करके हैदराबाद, दिल्ली, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में सप्लाई कर दी है। 10,000 डोज अभी कलकत्ता में, भोपाल में, लखनऊ में, पटना में, भुवनेश्वर में, रांची में हम भेजने वाले हैं। अब आगे क्या कहते हैं कि इसको बनाने की अनुमति दे दी गई है। बनाने की अनुमति के बाद ये कहते हैं कि ये गर्भवती महिला और बच्चों को नहीं दी जाती। फिर आगे कहते हैं कि ये जो अमेरिकी दवा निर्माता कंपनी गिलियड साइंसेज ने एंटीवायरल ड्रग रेमडेसिविर को इबोला के इलाज के लिए बनाया था। क्या कहते हैं कि इबोला के इलाज के लिए बनाया गया था। ये कहते हैं कि ये जो दवाई है, ये मूल रूप से जो कंपनी है गिलियड साइंसेज, इसने ये एंटीवायरल दवाई रेमडेसिविर इबोला के इलाज के लिए बनाई थी। अब आगे क्या कहते हैं कि हालांकि यह इबोला के इलाज में बेअसर रही थी, अमेरिका ने इस दवा को कोरोना के मरीजों के ऊपर परीक्षण किया था। परीक्षण कहां हुआ? अमेरिका में। दवा किसके लिए बनाई गई थी? इबोला के लिए। बिक किसके लिए रही है? कोरोना के लिए। इबोला में कोई काम नहीं आई। मतलब क्या है कि एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी पूरी दुनिया, पूरे अपने भारत के अंदर चल रही है कि भारत में यदि अंग्रेजी नाम है, महंगे मूल्य हैं, तो कुछ भी बनाकर उठाकर दे दो, बस ठप्पा हो अमेरिका का या यूरोप का, किसी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का, किसी दूसरे इंस्टीट्यूट का, उसका कुछ बड़ा सा महंगा सा उलझने वाला नाम हो तो कुछ भी चल जाएगा। लेकिन हम यदि भारत की भारतीयता की बात करेंगे, यदि फ्री में 100 करोड़ लोगों को ठीक करने की बात करेंगे तो कार्रवाई की जाएगी, एफआईआर दर्ज की जाएगी। अब बाबा रामदेव के ऊपर, पतंजलि के ऊपर जो ये कर सकते हैं, आप कल्पना कीजिए, क्या कोई दूसरा व्यक्ति हो सकता है जो कहे भी कि गिलोय का काढ़ा पी लीजिए? उसको तो तत्काल चमत्कारिक औषधि और उपचार ड्रग के एक्ट के तहत जेल के अंदर डाल दिया जाता है, कार्रवाई करने की धमकी दी जाती है कि आपने चमत्कारी दावा कर कैसे दिया। ये सारी दवाइयां दावा कर रही हैं, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। अब इन सारी दवाओं के क्या क्या साइड इफेक्ट हैं, मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन जो मुझे पता लगा है, अपने कुछ जुड़े हुए डॉक्टर्स ने बताया है, वो ये बताया है कि इसमें कोई दवा तो लीवर के ऊपर इफेक्ट करती है, कोई किडनी के ऊपर करती है, कोई नर्वस सिस्टम के ऊपर करती है। अभी 2018 में आपने देखा होगा कि भारत की सरकार ने 322 दवाओं के फार्मूलों के ऊपर रोक लगाई थी, बैन लगाया था। और क्यों लगाया था? क्योंकि वो दवाएं दुनिया के दूसरे देशों में पहले ही बंद हो चुकी थी, भारत में अभी तक चल रही थी। 2016 में कोशिश की गई कि इनके ऊपर रोक लगाया जाए, बैन लगाई जाए। देश की सरकार राष्ट्रवादी सरकार है, अच्छी सरकार है, तो वहां पर प्रयास किया गया स्वास्थ्य मिनिस्ट्री ने कि इसके ऊपर रोक लगाई जाए। 2016 में रोक लगाने की बात की तो ये कंपनियां कितनी ताकतवर हैं, ये कोर्ट में चली गई और रोक लगाते लगाते सरकार को 2 साल लगे उन दवाइयों के ऊपर रोक लगाने में कि जो आदमी को ठीक नहीं करती थी, ठीक की जगह बीमार करती थी। दूसरे देशों में बैन थी, लेकिन भारत में बिक रही थी। क्यों? क्योंकि भारत के अंदर तो जो लोग रहते हैं उन लोगों की कोई कीमत नहीं है। अब आप देखिए, कोरोना के इलाज के लिए 103 रुपए की गोली आ गई, फेबीफ्लू की। अब ये कोई दवाई आई के बारे में चर्चा है जिसमें कहते हैं 1 साल तक बचाएगी। अब 1 साल तक बचाने के 5,000 रुपए ले लो तो ठीक, लेकिन पूरी उम्र बच सकें, और केवल कोरोना से नहीं बच सके, कोरोना जैसे जो वायरस आए उनसे भी बच सकें, वैसी कोई दवाई की, गिलोय की, अश्वगंधा की इम्यूनिटी बढ़ाने की बात करे तो वो गलत हो जाता है। अब देखिए, कुछ दवाएं हैं विदेशों में, जो किंडर जॉय है ना, आपका छोटा सा बच्चा 35 रुपए की एक बोल सी लेकर आता है और उसके अंदर क्या निकलती है? 5 ग्राम की चॉकलेट निकलती है, उसके साथ एक छोटा सा खिलौना निकलता है, और कुछ बच्चे तो उस खिलौने को खाकर मर चुके हैं। वो किंडर जॉय जो एक चॉकलेट आती है वो विदेशों में बैन है, लेकिन इंडिया में चल रही है। आप देखेंगे जो डिस्प्रिन है वो विदेशों में बैन थी, इंडिया में चलती रही। एनर्जीन नाम की एक गोली आपने देखी होगी, विदेशों में बैन थी, भारत में चलती रही। रेड बुल का नाम आपने सुना होगा, एनर्जी ड्रिंक के बारे में कहा जाता है, उसके अंदर यह कहा जाता है कि इसके अंदर बुल का सीमन होता है। मतलब विदेशी कंपनियां चाहे हमें घोड़े की लीद पैक करके दे दें, वो हम प्रसाद की तरह ले लेते हैं, वो हम बहुत बहुत चटकारे लेकर लेते हैं कि देखो हमने एनर्जी प्राप्त कर ली, लेकिन वो इंडिया के अंदर फेंकी हुई है, इंडिया के अंदर खा रहे हैं। नींबू स्लाइड, ये जो एक साल्ट है,
नींबू लीट, नींबू स्लाइड, इसके ऊपर विदेशों में कई जगह बैन था, भारत के अंदर बिकती रही। अभी तो 2 साल पहले बैन लगा है कुछ दवाइयों के ऊपर, लेकिन ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं। जेली स्वीट्स विदेशों के अंदर बैन है, भारत के अंदर अभी फेंकी हुई है, लोग चटकारे लेकर खाते हैं और बीमार होते हैं। तो अपने यहां भारत में गोरा करने वाली क्रीम बिकती है, कोई उसके दावों की जांच नहीं की जाती। अपने यहां पेप्सोडेंट बिकती है और ये दावा करती है कि इससे सांसों से खुशबू आती है, कोई जांच नहीं की जाती। एक कंपनी पिछले 45 सालों से गोरा करने की क्रीम बेच रही है, कई पीढ़ियां निकल गई। जो युवती थी वो मां बन चुकी, मां बनकर अब सास बन चुकी, और सास बनने के बाद भी आज तक जो गोरी नहीं हुई, ऐसे गोरेपन की क्रीम के नाम पर कई हजार करोड़ रुपए लूट लिए जाते हैं, लेकिन भारत के अंदर उसकी जांच नहीं की जाती। उसके लिए अलाउड है, उसके लिए कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यदि कोई आयुर्वेद की बात करे, कोई घर में उपचार की बात करे, तो उसके लिए जांच की जाती है, उसको दोषी ठहराया जाता है। और कुछ लोग तो कैसे दोषी ठहराते हैं कि यदि राजस्थान में ये हुआ, यदि मध्य प्रदेश में ये हुआ, तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा, एफआईआर दर्ज कर दी जाएगी, जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। मान हानि करना, सम्मान की हानि करना, नोबेल प्राइज जिस चीज के लिए मिलना चाहिए उस चीज के बदले में क्या मिल रहा है? उस चीज के बदले में एफआईआर मिल रही है। कोल्ड ड्रिंक के अंदर 2003 में कीटनाशक पाए गए थे, 5 अगस्त 2003 की रिपोर्ट है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की सुनीता नारायण जी ने जांच की थी, और लगभग सारे ब्रांड के अंदर पाए गए थे। अभी देखिए, आयुष खुद अपनी किट जारी कर रहा है। अब अगर हम आयुष रक्षा किट की बात करें कि इसमें जो किट जारी की है, आयुष रक्षा काढ़ा है, आयुष अश्वगंधावटी है, उसका भी तो कहीं ट्रायल किया होगा, उसके लिए भी तो कहीं से अनुमति ली होगी, क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल किया होगा। ये चीजें बिक रही हैं, जो कोरोना के उपचार के नाम पर दावा किया जाता है, उनके ऊपर कोई आपत्ति नहीं है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी योग को पूरा सम्मान देते हैं। 5 बार कोरोना हुआ, देखिए ये जो लोग कोरोना योग से ठीक हुए हैं, उन सब की रिपोर्ट अखबार में है। 5 बार कोरोना हुआ, पॉजिटिव से नेगेटिव किया, किससे किया? योग से किया। योग से मन शांत करके कोरोना की जंग जीती। ये आईएफएस ऑफिसर हैं, देहरादून में रहते हैं, 2 घंटे योग किया, कोरोना से जीते। काढ़ा पिलाने से मरीज ठीक हुए। चाइना ट्रेडिशनल अपनी परंपरागत कार्डों से ठीक कर सकता अपने आप को, भारत में दिक्कत है, हो रहे हैं तो भी दिक्कत है, हो रहे हैं तो आपको पतंजलि के ऊपर पल्ला झाड़ने की, पतंजलि के ऊपर एफआईआर की क्या दिक्कत है? आपको लगता है कि पतंजलि ने इतना कर लिया, अब आप कहिए कि आपने जो किया है बहुत अच्छा किया है, अब ये सारी रिपोर्ट हमें दे दीजिए, हम इस काम को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन कोई ये करे, उसको हतोत्साहित करना, उसके लिए नेगेटिव टिप्पणी करना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब संकेत क्या है कि भारत के 135 करोड़ लोग फार्मा कंपनियों के गुलाम बने रहें, उनको वैक्सीन करवाना पड़े, उनको दवाई खरीदनी पड़े, कोई भी व्यक्ति हिम्मत ना करे कि वो कैसे उठाएगा, कैसे वो आयुर्वेद के ऊपर रिसर्च करेगा। क्यों? एक बार पतंजलि को रोक दिया तो दुनिया की, भारत की कोई दूसरी कंपनी तो हिम्मत ही नहीं कर पाएगी कि हमें कोई ट्रीटमेंट निकालना है। केवल पतंजलि को नहीं रोका है, दूसरे आयुर्वेद की कंपनियों को भी रोक दिया है। सौंठ लहसुन से कोरोना हार रहा है। सिपाही ने कहा कि 20-20 बार गर्म पानी किया, योग किया और ठीक हो गया। अश्वगंधा की ये जो रिपोर्ट है ना, ये किसकी है? आईआईटी और जापान के विज्ञान संस्थान का संयुक्त शोध है, ये पतंजलि का नहीं है। जो लोग ये सोचते हैं कि पतंजलि ने ठीक नहीं किया, तो ये 20 मई की रिपोर्ट देख लीजिए, आप गूगल कर लीजिए। वो खुद कहती है, जापान का जो साइंस इंस्टीट्यूट है उसने की है और दिल्ली आईआईटी ने की है। पतंजलि ने लॉन्च की उससे 20 दिन पहले, 25 दिन पहले की है कि अश्वगंधा के अंदर ये चीजें हैं जो कोरोना को मल्टीप्लाई होने से रोकती हैं। अब ये देखिए, कोरोना की दवाई आपके शरीर में ही है। डॉक्टर राजश्री सिंह जो आईजी हरियाणा की हैं, वो कहती हैं, वो कहते हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या है? योग करो, व्यायाम करो, घर का खाना खाओ, आंवला लो, फल खाओ, खट्टे फल खाओ, हरी सब्जियां खाओ, दाल खाओ, गुड़ खाओ, शुद्ध तेल खाओ, तुलसी का पेय लो, दूध दही लस्सी खाओ, तो ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ा देंगी। अब लोग क्या रिकमेंड कर रहे हैं कि दिन की शुरुआत च्यवनप्राश से करें, उसके बाद हल्दी वाला दूध लें। कोरोना पर आयुर्वेद का ब्रह्मास्त्र चलेगा, मतलब पूरी दुनिया आयुर्वेद की बात कर रही है, आयुर्वेद के पीछे चल रही है। अमेरिका में, लंदन में हमारे एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर, मैं नाम नहीं लूंगा, डॉक्टर अशोक जी हैं, वो कहते हैं कि कोरोना फैला, मैंने पेशेंट का इलाज भी किया, वैसी पीपी किट और ऐसे डर में नहीं किया क्योंकि मैं आयुर्वेद का प्रयोग करता हूं। और हमने लंदन में जो कोरोना फैला उसमें बहुत से मरीजों को हमने इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुर्वेद के उपचार दिए और उनकी इम्यूनिटी बढ़ी, उनका बीमारियों से बचाव हुआ।
अब ये देखिए, नीम से, गूगल से, सरसों से कैसे हमन से कोरोना भाग सकता है। 73 की उम्र में, वो कहता 73 साल की उम्र में जो लोग कहते हैं ना लोग मर जाते हैं, 73 की उम्र में योग किया और योग करने के साथ साथ आयुर्वेद का गिलोय का सेवन किया और 6 दिन में नेगेटिव हो गया। अब अगर ये हो रहा है तो हम इसको ना बोलें क्या? अगर बोलते हैं तो गुनाह करते हैं क्या कि आयुर्वेद और योग से, गिलोय के काढ़े से, अश्वगंधा से ठीक हो रहा है। और कोई यदि इस बोलने के ऊपर रोक लगाता है तो आप समझ लीजिए कि देश मानसिक तौर पर गुलाम हो चुका। बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियों की नीयत क्या है कि हर व्यक्ति के शरीर में एक वैक्सीन की चिप इंस्टॉल करनी है। आपके घर में छोटा बच्चा है ना, छोटे बच्चे के लिए वैक्सीनेशन का कार्ड बनता है कि 3 महीने में ये टीका लगेगा, 6 महीने में ये लगेगा, 9 महीने में ये लगेगा, 12 महीने में ये लगेगा, 1 साल में ये लगेगा, 2 साल में ये लगेगा। वो बचपन के टीके हैं जो लगाए जाते हैं। अभी आगे योजना क्या है कि हर व्यक्ति के शरीर में एक टीका लगा, एक चिप लगा दी जाए और हर साल, 2 साल, 5 साल में कभी स्वाइन फ्लू, कभी इबोला, कभी H1B1, कभी कुछ और कोई ना कोई वायरस निकालेंगे और हर साल हर व्यक्ति की जेब से 10,000 रुपए वैक्सीनेशन के नाम से निकालने हैं। ये षड्यंत्र चल रहा है। और बड़ी बड़ी कंपनियां, ऐसी लॉबी जो किसी भी देश के प्रधानमंत्री को भी हिला सकती हैं। सरकार किसकी बनेगी, हेल्थ मिनिस्टर कौन बनेगा, मीडिया क्या छापेगा, किसको हीरो बनाना है, किसको जीरो बनाना है, किसको फर्श पर डालना है, किसको अर्श में पहुंचाना है, ये तय करने का काम वो करते हैं। अभी एक नियम क्या है, आप में से कभी कोई व्यक्ति विदेश जाता है ना, तो विदेश जाता है तो कुछ देशों में जब आप वीजा के लिए अप्लाई करते हैं ना, तो वो प्रूफ मांगते हैं कि आप हमारे देश में आ रहे हैं तो आपने इस चीज का टीका लगवाया है कि नहीं लगवाया, वैक्सीन लगवाया है कि नहीं लगवाया। वो वैक्सीनेशन की प्रूफ होता है तो ही वो एंट्री देते हैं। ऐसे ही उसमें देखिए, वैक्सीन के ऊपर मैं अभी टिप्पणी नहीं कर रहा। वैक्सीन में जो जरूरी वैक्सीन है, जो प्रूव है, जिनके अंदर कोई षड्यंत्र नहीं है, उनको प्रयोग किया जाता है। चेचक का टीका भारत में भी लगाया जाता था। लेकिन मैं यदि आज बात करूं कि सारे वैक्सीनेशन जरूरी हैं क्या सबसे ट्रीटमेंट होता है, सबकी कितनी उपयोगिता है, कौन से वैक्सीनेशन ऐसे हैं जो केवल पैसे बनाने के लिए किए गए हैं, उसके ऊपर यदि बात की जाए तो आने वाले समय में ऐसी योजना है कि हर व्यक्ति के शरीर में चिप लगा दी जाए। जैसे हम पासपोर्ट को स्कैन करते हैं ना, कोई व्यक्ति कहीं भी ट्रेवल करेगा तो उसको जगह जगह चेक पोस्ट बना दी जाए कि आप दूसरे देश में जाएंगे तो सारे वैक्सीनेशन होने जरूरी हैं। वैक्सीनेशन नहीं तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी, वीजा नहीं मिलेगा। ऐसी योजना भी चल रही है। अब देखिए, आयुर्वेद की खुराक से संक्रमण मुक्त हो गए। अब ये सारी पतंजलि की रिपोर्ट नहीं है, कोई मेरठ की है, कोई इंदौर की है, कोई जबलपुर की है, कोई भोपाल की है, कोई दिल्ली की है, कोई महाराष्ट्र की है, ये अलग अलग स्थानों की है। अब क्या सबके ऊपर मुकदमा दायर करेंगे क्या? कोई व्यक्ति कह रहा है कि मैं आयुर्वेद की खुराक से ठीक हो गया, तो अब उसको जेल में डालेंगे क्या कि आपने खुराक ली, उस खुराक का क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल हुआ या नहीं हुआ, वो खुराक लेने से पहले आपने हमारी अनुमति ली या नहीं ली। अब पतंजलि के ऊपर आरोप क्या लगाया कि जी आपने ये सूचना नहीं दी। अभी देखिए, फेफड़ों की सूजन जो श्वासारी वटी खत्म करती है ना, ये श्वासारी रस का फार्मूला हजारों सालों से भारत में प्रयोग होता है, आज का नहीं है। केवल ऐसा नहीं कि आज मन से कुछ बना दिया हो। इस श्वासारी रस के फार्मूले में तय है कि क्या क्या कितनी मात्रा में पड़ेगा, उसके आधार पर इसका फार्मूलेशन होता है। और जो लोग जिनके मन में ये धूल जमी हुई है ना कि मॉडर्न मेडिकल साइंस में ही साल्ट का प्रयोग होता है, मात्रा का निर्धारण होता है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पूरी दुनिया का जो सबसे पहला ब्रांड रहा है वो ब्रांड च्यवनप्राश रहा। सबसे पहला फार्मूला रहा है ना, वो च्यवनप्राश है, दुनिया का सबसे पुराना फार्मूला, जिसका फार्मूला हमारे पूर्वजों ने लिखा है कि इसमें इतना ये पड़ेगा, इतना ये पड़ेगा, इतना ये पड़ेगा, और ये जो बनेगा वो च्यवनप्राश कहलाएगा और इससे ये फायदे होंगे। तो पूरी दुनिया को फार्मूलेशन देना, स्टैंडर्डाइजेशन देने का काम हमने किया है। गूगल कर लीजिए दुनिया का सबसे पुराना ब्रांड कौन सा है, तो आपको च्यवनप्राश का नाम मिलेगा। ये कोई जॉनसन एंड जॉनसन से लेकर जितने ब्रांड आप आज देखते हैं, लिवाइस से लेकर, रीबॉक से लेकर, जॉनसन से लेकर, फाइजर से लेकर, ये सारे ब्रांड हैं। ये तो 300 साल के ब्रांड हैं। आधुनिक युग के ब्रांड तो 300 सालों में सिमट जाते हैं। हमारा च्यवनप्राश तो वो ब्रांड है जो हजारों सालों से चला आ रहा है। तो ये ज्ञान विज्ञान हमारा रहा है। तो हमारे यहाँ एक एक भस्म बनाने का पूरा फार्मूला दिया गया है। और ये जो भस्म बनाने का विज्ञान कितना है, भारत की एक यूनिवर्सिटी है, नाम मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा, आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। उस यूनिवर्सिटी ने एक शोध किया कि ये जो सोने की भस्म बनाई जाती है ना, इस भस्म के पार्टिकल का साइज कितना है।
तो यूनिवर्सिटी के आयुर्वेद विभाग ने अपने सोने की भस्म का एक सैंपल यूनिवर्सिटी के अंदर जो नैनो टेक्नोलॉजी का विभाग है उसको दे दिया। अब नैनो टेक्नोलॉजी के विभाग ने उस भस्म के पार्टिकल की साइज की गणना की तो ये पाया कि ये नैनो साइज में हो गई है। तो किसी पदार्थ को नैनो साइज में करना, ये नैनो टेक्नोलॉजी आधुनिक विज्ञान में 40-50 सालों में आई है। आधुनिक विज्ञान में माइक्रोस्कोप की खोज पिछले 300 सालों में हुई है। हमने तो माइक्रोस्कोप से पहले बता दिया कि हल्दी के अंदर क्या क्या गुण है, अश्वगंधा के अंदर क्या क्या गुण है, तुलसी के अंदर क्या क्या गुण है, और एक के बारे में नहीं बताया। 800 पौधों के बारे में तो महर्षि चरक लिख कर गए हैं कि 800 पौधों के ये गुण है, ये धर्म है, ऐसे इनकी पहचान है और ये ऐसे ऐसे काम करते हैं, इस बीमारी में काम करते हैं। अब जो लोग कहते हैं ना कि ये सूचना नहीं दी गई, अब ये पूरा देखिए पतंजलि ने पूरा ये रिप्लाई दिया है। उस रिप्लाई में ये बताया गया है कि क्या कंपोजिशन है, कौन सी दवाई है, कब दी गई थी, जो इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी का क्लियरेंस कब मिला, उसका लेटर अटैच है, प्रोटोकॉल सैंपल साइज क्या था, अर्ली सबमिशन ऑफ अबाउट डिटेल क्या थी, ये देखिए ये पूरी जानकारी है। क्या किसने कंडक्ट किया, क्या नाम था, क्या एड्रेस था, स्टडी का डिजाइन क्या था, टाइप ऑफ स्टडी क्या थी, टाइप ऑफ ट्रायल क्या था, लास्ट मॉडिफाइड कब की गई थी, ये सारी चीजें, साइंटिफिक टाइटल क्या था स्टडी का, पब्लिक टाइटल क्या था, इसके लिए सपोर्ट किसने दी, सोर्स किसने दिया, मटेरियल सपोर्ट किसने दी, साइट कौन सी रही है, डिटेल ऑफ एथिक्स कमेटी क्या क्या रही है, रेगुलेटरी क्लियरेंस स्टेटस क्या रहा है, ये सारी चीजें इसमें सब दिया गया है। आप देखेंगे जो 2 जून को पहला लेटर लिखा गया है, किसको लिखा गया है, रोहित कुमार सिंह आईएएस हैं, किसका, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान को लिखा गया है।